नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज हम देखेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट 4। जानेंगे कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस, किस तरीके से इसके एक्सट्रीम टफ लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उन्हें हम बड़े आसानी से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस तरह से दिया हुआ है। हालांकि ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेंटली थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए सबसे स्टार्टिंग का थोड़ा सा मैंने इजी क्वेश्चन लिया है। ध्यान से देखते जाइएगा। क्या है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबों से मिलाकर ये मिश्र धातु बनेगी, जिसका अनुपात कितना है, 3:5 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे। देखिए, इस तरीके की क्वेश्चंस के लिए एक और मैं लेक्चर सीरीज लाऊंगा, जिसको मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम इस चीज को करेंगे। वहां पर और अच्छी तरीके से ये सारी चीजें, इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को मिक्सचर और एलिगेशन से भी कर सकते हैं। चूंकि ये रेशो एंड प्रोपोर्शंस का पार्ट है, तो इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस रेशो और प्रोपोर्शन से भी देखेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो हम लोगों को क्या दे दिया है प्रश्न के अनुसार कि 200 ग्राम एक कोई मिश्र धातु है, जिसके अंदर जिंक और तांबा का अनुपात कितना है, इतना इतना अनुपात उसके अंदर मिलाया गया है। तो चलिए, क्या हम इसके अंदर जिंक का रेशो निकाल सकते हैं कि जिंक कितना है? हाँ, तो हमको टोटल क्वांटिटी पता है, क्योंकि मिश्र धातु कितना है, टोटल मिश्र धातु 200 है, तो हम इसका जिंक का हम निकाल सकते हैं कि इस 200 ग्राम धातु के अंदर अगर हमें अनुपात पता है तो हम जिंक की क्वांटिटी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? तो 5 और टोटल रेशो, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, चूंकि हम लोगों को जिंक और कॉपर का रेशो कितना दे दिया है, 5:3, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 200। चलिए इसे अब हम आसानी से कैंसिल आउट करेंगे, तो कितनी बार में ये कैंसिल हो जाएगा? तो यहाँ से ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 25 8 200 होता है। अब यहाँ पर इसका अगर हम आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो 25 पंजे 125। इसका मतलब क्या है कि जो मिश्र धातु है उस 200 ग्राम में 125 ग्राम तो जिंक ही होगा। क्या हम कॉपर निकाल सकते हैं? तो कॉपर को भी आप इसी तरीके से चाहें तो निकाल सकते हैं, 3/8 मल्टीप्लाई इंटू, या फिर आप लोग इस तरीके से इसको सोच के कर सकते थे कि जब 200 ग्राम अगर कोई मिश्र धातु है, उसमें 125 ग्राम अगर जिंक है, तो ऑब्वियस सी बात है बचा कितना, 75 ग्राम, और वो 75 ग्राम क्या होगा, तो वो 75 ग्राम ऑब्वियस सी बात है कॉपर होगा। इसे इस तरीके से भी किया जा सकता था, 25 या 75, तो भी आंसर सेम आता, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आगे प्रश्न में क्या बोला है कि देखिए, जिंक और कॉपर के अनुपात की बात की जा रही है। ठीक है, तो जिंक की क्वांटिटी कितनी है? तो जिंक की क्वांटिटी है 125 ग्राम, और साथ ही साथ में कॉपर की क्वांटिटी कितनी है, 75 ग्राम। अब इसमें क्या बोला है कि कितना कॉपर या कितना तांबा और मिलाया जाए, तो हम मान लेते हैं इसमें हमने x ग्राम तांबा और मिला दिया, तब अनुपात कितना हो जाना चाहिए? तो अनुपात तब हो जाना चाहिए 3/5। बस सिंपल से इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से इसके कैलकुलेशन को करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 25 पंजे 100। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि 100 का 5 बार करेंगे तो 500 आ जाएगा, 25 पंजे 125, यानी यहाँ तक टोटल इनका मल्टीप्लिकेशन 625 आएगा। फिर 3 का 75 में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, 5 तिया 15 और यहाँ पर 22, यानी 225 प्लस 3x। अब यहां से इसमें से इसको घटा देंगे तो 300, इसमें से अगर हम इसे घटा देंगे तो बड़े इजीली हम लोगों को पता चल जाएगा 400। यहां से x की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो 400 डिवाइड बाई 3, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0.33 ग्राम ये हमारे पास आते ही जाएगा। या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे, कितना, 133 सही 1/3 ग्राम आप लोगों को क्या लगेगा, कॉपर की क्वांटिटी लगेगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तरीका आपको समझ में आया होगा। कोई टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा मेंटली आपको थोड़ा सा चीजें क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ के और सही तरीके से अटेम्प्ट करने की
जरूरत होती है। चलिए आइए अब कुछ दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने कुछ इस तरह से लिया गया है। क्या लिया गया है कि किसी मिश्र धातु A में जस्ते और तांबे को 5:3 के अनुपात में मिलाया गया है। इसका मतलब क्या है कि कोई मिश्र धातु A बनाई जाती है जिसमें जस्ते और तांबे को 5:3 में मिलाया गया है। दूसरे मिश्र धातु B है, तो B में यही जिंक और तांबे को कितने अनुपात में मिलाया गया है, तो 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, अब ये जो दो मिश्र धातु बनी है हमारे पास A और B, तो अब इन दोनों मिश्र धातु A और B को आपस में मिलाया जाता है कितने, 4:3 में अनुपात में मिलाकर एक नई मिश्र धातु C बनाई जाती है। अब हमें क्या बताना है, हमें एक प्रश्न में यह पूछा गया है कि तब बताइए कि इस नई मिश्र धातु में जस्ते और तांबा किस अनुपात में होगा। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को किस तरह से करते हैं। पहले इस प्रश्न को आप पूरा एक थोड़ा सा रे डायग्राम वाइज इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आएगा। चलिए किस तरह से इस प्रश्न को हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, इसके अटेम्प्ट करने की क्या क्या कंडीशंस होगी, आइए देखते हैं इस चीज को। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए जो मिश्र धातु है उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है क्या क्या मिलाया गया है, जिंक और कॉपर। तो ए मिश्र धातु को बनाने के लिए जिंक और कॉपर को कितने अनुपात में, 5:3 में, जबकि मिश्र धातु बी को बनाने के लिए कितना अनुपात में लिया गया है, 1:2 में। ठीक है, अब ये यहां से ए मिश्र धातु बनती है, बी मिश्र धातु बनती है। अब आगे प्रश्न में क्या लिया गया है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को फिर से मिलाया जाता है। इसका मतलब कि ए रेशो ऑफ बी को, मतलब मिश्र धातु ए और मिश्र धातु बी को मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे एक नई मिश्र धातु बनती है सी। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाता है, यहां पर हम लोगों को दे रखा है कितने, 4:3 में मिलाया जाता है। आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हमें यह बताना है कि इस प्रकार से जो नई धातु सी बनी है इसमें जिंक और कॉपर का कितना अनुपात है, हमें यह निकालना है। चलिए किस तरह से इस प्रश्न को हम अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस यहां से देखिए इस तरीके के प्रश्न को लास्ट से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम देख लेते हैं कि ए की कितनी क्वांटिटी होगी। तो ए की क्वांटिटी के लिए हम मान लेते हैं, रेशो का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ए की क्वांटिटी मतलब सी के अंदर ए मिश्र धातु 4x ली गई है और बी मतलब सी के अंदर मिश्र धातु बी को 3x लिया गया है। अब यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को आई होप क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से हमने प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है कि इस मिश्र धातु सी के अंदर ए के कितनी क्वांटिटी होगी, तो 4x होगी, जबकि बी की कितनी क्वांटिटी होगी, वो 3x होगी। अब यहां पर हम लोग यहां से अब हम क्या कर सकते हैं कि ए के बारे में, तो ए की हमको टोटल क्वांटिटी 4x के बारे में पता चल गया। अब इस ए के अंदर क्या हमको जिंक की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जिंक की क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे 5:8। यहां पर इस तरीके से रेशो का कॉन्सेप्ट करके यूज करते हो, 5 और 3 8। अब टोटल ए तो कितना है, टोटल ए तो 4x ही है, हमें पता है यहाँ पर, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4x। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना हो जाएगा 5x/2। इसका मतलब इस मिश्र धातु ए के अंदर जिंक की क्वांटिटी कितनी है, तो जिंक की क्वांटिटी है 5x/2। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए कॉपर की क्वांटिटी किस तरह से देखेंगे, तो कॉपर की क्वांटिटी हो जाएगी 3/8, लेकिन वो ए की बात कर रहे हैं तो ए में से ही हमें कॉपर भी लेना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका फिर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 3x/2। आई होप अब चीजें क्लियर हो रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मिश्र धातु ए के अंदर जिंक की क्वांटिटी 5x/2 है, जबकि कॉपर की क्वांटिटी 3x/2 है। चलिए इसी तरीके से बी को भी हम मिक्स करते हैं। तो बी की हमको टोटल ओवरऑल क्वांटिटी पता है 3x है। अब इसके अंदर जिंक कितना सम्मिलित होगा, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कितना, 1/3, और यहां से टोटल बी की क्वांटिटी कितनी है
3x। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सिर्फ x आ जाएगा। कॉपर की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, 2/3 इंटू 3x, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2x। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये जितना भी पूरा लोचा है वो सब कुछ किसके अंदर मिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके अंदर मिक्स है, मिश्र धातु C के अंदर ही मिक्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस जिंक को अगर हम टोटल क्वांटिटी A में और B के जिंक की टोटल क्वांटिटी को ऐड कर ले तो वो हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो जिंक है वो ऑब्वियस सी बात है C के ही अंदर है या C उससे ही बना हुआ है, यानी C के अंदर जिंक की टोटल क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो चलिए इसे जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5x/2 प्लस x, इसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कितना हो जाएगा 7x/2। जबकि कॉपर की क्वांटिटी अगर हम निकालते हैं तो कॉपर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो 3x, कॉपर की टोटल क्वांटिटी ये वाला कॉपर और ये वाला कॉपर को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 4 और 3 7x/2। अब चूंकि हमसे प्रश्न में इसका रेशो पूछा गया है तो हम लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका रेशो फाइंड कर लेना है कि जिंक की क्वांटिटी ये थी डिवाइड बाय कॉपर की क्वांटिटी हम लोगों को कितना पता चली 7x/2। कैंसिल आउट करेंगे तो 1/1, इसका मतलब हम लोगों को पता चल गया कि जिंक और कॉपर का रेशो कितना होगा, 1:1 होगा किसके अंदर, मिश्र धातु C के अंदर। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पर समय मैंने इसलिए लिया है इस क्वेश्चन को करने में क्योंकि मैं आप लोगों को समझाते चल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली हम सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को बड़े आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। कोई टफ नहीं होते हैं, बस हमें सही तरीके से सही वे में चलने की जरूरत होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखिए प्रश्न कुछ प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं काफी बार एग्जाम्स में। क्या पूछ लिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि अनिल और विनय के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है, तो वो है 5:6। यदि उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत कितना है 68.75% है। इसका मतलब यहां पर ये बात समझने वाली है कि ये जो 68.5% है ये परसेंट याद रखिएगा, ना ही अकेले विनय का है ना ही अकेले अनिल का है, दोनों के प्रतिशतों का एवरेज है ये। ठीक है, ये बात यहां पर विशेष तौर पे ध्यान रखनी कि दोनों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का एवरेज है और इन दोनों के अंकों का योग भी हम लोगों को दे दिया है, कितना है 275। इसका मतलब अनिल ने जितने अंक प्राप्त किए, विनय ने जितने अंक प्राप्त किए, उन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 275 अंक हो जाते हैं। अब उनकी परीक्षा का पेपर कितने अंक का था हमें ये ज्ञात करना है। चलिए किस तरह से इस प्रश्न को हम परफॉर्म करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनिल और विनय का जो रेशो है वो हम लोगों को कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। तो क्या हम अनिल के प्राप्तांक निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें x का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अनिल ने जो 6x अंक प्राप्त किए और जबकि विनय ने कितने अंक प्राप्त किए, तो जबकि विनय ने यहाँ पर 5x अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या पता है कि दोनों के अंकों का योग हम लोगों को पता है 275। इसका मतलब कि अनिल के अंक और विनय के अंक को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 275। इसे अब हम ऐड कर देते हैं तो 11x और 275, यहां से 11 का इसमें डिवाइड करना है हम लोगों को। चलिए किस तरीके से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 11 2 और यहाँ पर आ जाएगा 11 5 55। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 55। क्या अब हम अनिल के अंक निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अनिल के अंक 6x, x की वैल्यू रख दो, यानी 25 छंकी 150, यानी अनिल ने कितने अंक प्राप्त करें 150 अंक प्राप्त करें। जबकि विनय ने कितने अंक प्राप्त करें, तो 5x और 25 पंजे 125 अंक विनय ने प्राप्त करें। आई होप चीजें आप लोगों को अब समझ में आने लगी है। अब ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब हम इन दोनों के अंकों का एवरेज निकाल सकते हैं। तो हम दोनों के अंकों का बिल्कुल एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए दोनों के अंकों को हम क्या करते हैं,
जोड़ते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 275 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सती 14 और 2 पंजे 10, यानी 137.5 ये एवरेज अंक है। अब हम लोगों को यहाँ पर प्रश्न में एक और विशेष बात क्या है कि हम लोगों के देखिए ये अंक जो हैं वो औसत अंक है और साथ ही साथ में ये जो दे रखा है ये हमको औसत प्रतिशत दे रखा है। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि 137 अंक ने मिलकर कितने प्रतिशत बनाए हैं, तो वो बनाए हैं 68.7%। आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसी तरीके से करते हैं, मान लेते हैं x अंक ने मिलकर कितने प्रतिशत बनाए होंगे, 100% बनाए होंगे, ठीक है। बस अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर और x की वैल्यू फाइंड करना। चलिए इसे इसको इधर पहुंचाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 68.75 इंटू एक्स, ठीक है। चाहे तो ये स्टेप में डायरेक्ट भी करवा सकता था, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन चलता है इतना। चलिए अब यहाँ पर ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 137.100 डिवाइड बाय 68.75। चलिए अब यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, चूंकि यहाँ पर एक डिजिट एक्स्ट्रा है तो इसलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं। अब चलिए इसे कैंसिल करते हैं तो ये कितने से कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये 25 से कैंसिल होते हुए हमें दिख रहा है। चलिए 25 से हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 और फिर यहाँ पर कितना बचेगा, तो 12 बचेगा और फिर यहाँ से यहाँ तो फिर से 125 यानी 25 पंजे 125। अब अगला हम 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, कितना बच जाएगा 68 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो 18, फिर यहाँ पर 187, फिर 25 सते 175, फिर यहाँ से 12 बच जाएगा और फिर वापस से वही 25 पंजे 125, ठीक है। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब फिर से अगर इसे हम देखें तो ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 11 टाइम में ये 5 20, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर 5 20 और यहाँ पर ये कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 55 25 और 5 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 55 25 2 बच जाएगा 55 25, सॉरी, ठीक है। अब चलिए इसे 11 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से 5 बार में और यहाँ से ये 2 बार में, तो टोटल हमारे पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को पता चल गया कि वो पेपर कितने अंक का था, तो वो पेपर 200 अंक का था। देखिए आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, किस तरीके से क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया है, किस तरीके से हम प्रश्न को लेकर चले। देखिए इसे हम सेकंड तरीके से थोड़ा सा और फास्टली बस कर सकते थे, मतलब करना तो यही तरीका है लेकिन कुछ चीजों को स्किप कर सकते थे। किस तरीके से स्किप कर सकते थे, देखिए हम लोगों को टोटल नंबर पता है, ठीक है, प्रश्न में हम लोगों को टोटल नंबर पता है, तो टोटल नंबर पता है तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसका एवरेज निकाल लेते। तो एवरेज निकालने का मतलब क्या है कि 275 ये तो टोटल 2 अंकों के हैं, 2 से डिवाइड करते सीधे ही हमारे पास कितना आ जाता 137.5। अब देखिए सीधे ही 137.5 आ जाता है, इसका मतलब हम सीधे ही इस टर्म पर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद का ये वाला पूरा हिस्सा जो कैलकुलेशन का अभी जो करा है वो एज इट इज कैलकुलेशन करते हैं और बड़ी आसानी से हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, और काफी विचित्र टाइप का क्वेश्चन भी। कुछ बच्चे बस प्रश्न इस तरीके के प्रश्न को पढ़ते हैं और सदमे में आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, लेकिन कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, इसे हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ए की जेब में कोई व्यक्ति है ए, जिसकी जेब में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 3 क्रमागत आरोही विषम अभाज्य संख्या में है, ठीक है, और उनके जेब में कुल 58 रुपए हैं। यदि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का क्रम उलट दिया जाए
अब बताइए कि ए के जेब में कुल कितने रुपए होंगे। अब देखिए प्रश्न तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बस ये चीज इतनी लाइन सुनकर काफी क्वेश्चन को टफ समझ रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 क्रमागत आरोही और विषम। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में और विषम का मतलब सारी के सारे ऑड नंबर्स होने चाहिए। चलिए सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके ऑड नंबर किस तरीके से। हम ऑड नंबर लिख लेते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और भी ऑड नंबर लिख सकते थे। अब देखिए अब यहां पर प्रश्न में विशेष बात क्या है कि जो संख्या होनी चाहिए वो क्रमागत भी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए और बढ़ते क्रम में होना चाहिए और साथ ही साथ में अभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए 3 इनमें से आप ये सारी की सारी हमने विषम क्रमागत संख्याएं तो लिख ली। अब इनमें से 3 संख्याएं आप क्रमागत छांट लेते हैं, जैसे हम ये 3 क्रमागत संख्याएं छांट लेते हैं। तो क्या ये 3 क्रमागत संख्याएं इन सभी पैमाने पर खरी उतर रही है? तो 3 क्रमागत, हाँ बिल्कुल क्रमागत है। आरोही है, हाँ बढ़ते क्रम में है। विषम है, हाँ सारी की सारी विषम है। क्या अभाज्य है? तो हाँ सारी की सारी अभाज्य है। इसका मतलब ये किसी और के पहाड़ में नहीं आती है, ये खुद का ही टेबल बनाती है, तो इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जबकि अगर कोई स्टूडेंट यहां से 5, 7 और 9 को अगर लेता, तो 5, 7, 9 को लेता तो ये क्रमागत है, हाँ बिल्कुल है। क्या ये आरोही है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये विषम है? हाँ है। लेकिन क्या ये अभाज्य है? तो 5 तो अभाज्य है, 7 अभाज्य है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, तो ये 3 नंबर आप नहीं ले सकते थे, ठीक है। लेकिन कोई अगर इस तरीके से सोचे कि 5 ले लूं मैं, 11 ले लूं और 13, तो बिल्कुल ये तो पहले ही गलत हो जाता, क्योंकि आरोही तो है लेकिन क्रमागत नहीं है, तो इसलिए ये संख्या भी हम नहीं ले सकते थे। तो याद रखिएगा जब इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो इस तरीके का एक ही सीक्वेंस बन सकता है हमेशा। वो कितना है? 3, 5 और 7 के रूप में ही है, मतलब 7 के बीच में ही ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो देखिए बस सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को एक तरीके से प्रश्न पढ़ के उलझाने वाली बात थी कि अगर आप लोगों को पता होगा तब तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, लेकिन ये जब पता ही नहीं है तो इस क्वेश्चन को मजबूरन हमें स्किप करना पड़ेगा। तो आई होप अब चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो अब हमें पता चल गए कितने अनुपात में है, तो वो है 3:5:7 के अनुपात में है। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए अब एक काम कर लेते हैं हम सभी को। सबसे पहले तो मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं? पैसों में ही कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 1 रुपए में 100 पैसे होंगे, 50 पैसे तो अपने आप में ही पैसे हैं, 25 पैसे भी अपने आप में ही पैसे हैं। चलिए तो अब हम लोगों को मेन प्रॉब्लम क्या है कि अनुपात तो पता है लेकिन किसके कितने सिक्के हैं हमें ये नहीं पता। तो हम मान लेते हैं इसमें सभी में x का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मान लेते हैं कि 1 रुपए के कितने 3x सिक्के हैं, 50 पैसे के 5x और 25 पैसे के 7x सिक्के हैं। चलिए मिलके कितने रुपए बनाएंगे? तो देखिए 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो ये 3x होंगे। साथ ही साथ में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो ये 5x होंगे। और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो ये 7x होंगे। और ये मिल के टोटल कितने रुपए बना रहे हैं? तो हमें प्रश्न में पता है कि ये 58 रुपए बना रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमने सभी वैल्यू पैसे में ली है तो 58 रुपए को भी हमको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300x और 125x और 25 सत्ते 175x बराबर 5800। चलिए इसे हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 425 में और हम 425 और 175 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 1025। आई होप चीजें अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ओके सॉरी 1025 नहीं, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 725x इज इक्वल टू 5800। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 5800 डिवाइड बाय 725। अब इसे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे? तो हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए तो 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा?
सॉरी 5 से 5 5 5 यहाँ पर देखिए इसे हम 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 8, 80 हो जाएगा। 25 तिया 75 और 75 80 में से 5 50 बचेगा और 25 दूनी 50। अब यहाँ पर इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 दूनी 50 और कितना बच जाएगा 72 में से तो 22 बच जाएगा और फिर 25 नमा की 225। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर अब बस थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन वाली बात रहती है, थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए क्या कि 9 से अगर इसे पूरा डिवाइड करना है तो ये 8 बार में ही जा सकता है, क्योंकि 9 8 72 होता है, लास्ट में 2 तभी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे 8 से हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। तो 8 से इसे हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो 90 हम इसमें 8 का मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते, तो हमारे पास बिल्कुल आ जाएगा 132। तो इसे 19 से कैंसिल करके हमारे पास आंसर आएगा 8, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 आ चुकी है। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि यदि इन सिक्कों का क्रम उलट दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर चीजों को समझिएगा कि सिक्कों का क्रम उलट देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो रेशो है वो रेशो पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इस बार जो है 1 रुपए यानी 100 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो वो 7x सिक्के होंगे, क्योंकि क्रम को हमने पलट दिया, 7:5:3 हो गया। ठीक है, जबकि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो वो 5x होंगे। ठीक है, और जबकि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो वो 3x होंगे। चलिए इसे अब जल्दी से हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 700x 25 25। ठीक है, 25 और यहाँ पर कितना 25x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 या 75x। तो इसे ऐड कर लेते हैं तो 700 और 250 950 और 75 कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1075x। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये कितने मिलकर कितने पैसे बना रहे होंगे। तो 1075 और इसकी वैल्यू 8। अब 8 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो 40 यहाँ पर। ठीक है, 56 0 यहाँ पर 8 हो जाएगा, सॉरी ठीक है 2 और 8 एकम 8। इसका मतलब कितने पैसे मिलकर बना रहे हैं 8200 पैसे बना रहे हैं। और अगर इसे रुपए में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कितने रुपए, यानी 82 रुपए बनेंगे। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रश्न देखने में बड़ा ही उटपटांग लगता है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो ये आपको आसान लगेगा। आई होप तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन को करने में, बस सोचना था हमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां, ये भी बड़ा मतलब काफी टफ लेवल टाइप का क्वेश्चन बच्चों के लिए माना जाता है, क्योंकि काफी बच्चे इस क्वेश्चन को करने में कंफ्यूज होते हैं और थोड़ा सा हम बोल सकते हैं अजीब तरीके का भी प्रश्न है। देखिए क्या है कि 2 समान लंबाई की मोमबत्तियां एक साथ जलाई जाती है। ठीक है, दोनों समान लंबाई की है, एक साथ हम जलाते हैं। तो देखिए 2 समान लंबाई की है, एक साथ जलाते हैं, जिसमें पहली मोमबत्ती 6 घंटे में तथा दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में पूरी जल जाती है। ठीक है, यदि इन मोमबत्तियों की यदि दोनों मोमबत्तियां समान दर से जलती है, तब बताइए कि मोमबत्ती को जलाने के कितने समय बाद उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस तो थोड़े से टफ लेवल होते हैं, एक्सट्रीम लेवल, बस समझने वाली बात होती है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए 2 समान लंबाई की हम मोमबत्ती मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास में मोमबत्तियां हैं। अब देखिए ये 2 समान लंबाई की मोमबत्ती। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक क्यों ज्यादा देर जल रही, क्योंकि एक मोटी होगी और एक पतली होगी। ठीक है, लेकिन खासियत क्या है कि दोनों एक समान दर से जलती है। एक समान दर से जलती है इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक समान दर से जलती है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहली मोमबत्ती जो है वो ज्यादा तेजी से जल रही है, दूसरी मोमबत्ती कम तेजी, सब एक जैसी ही रोशनी फैलाते हैं। कुछ इस तरीके से बात की गई है समान दर से जलने का। अब इस मोमबत्ती को पूरा जलने में कितना घंटे का समय लगता है, तो 6 घंटे में ये पूरी जल के खत्म हो जाती है। जबकि जो दूसरी मोमबत्ती है वो 4 घंटे में जल के
फिनिश होती है, ठीक है, 4 घंटे में जल के फिनिश होती है। तो मान लेते हैं कि इन दोनों मोमबत्तियों की ऊंचाई जो है वो स्टार्टिंग में की ऊंचाई हम इनकी मान लेते हैं कितनी है, h ऊंचाई है, शुरुआत में इनकी h ऊंचाई है। अब देखिए मेन चीज यहां पर समझिएगा कि जैसे ही हमने मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती जलाने के बाद इनका जो ऊंचाई के कम होने का रेट होगा, ध्यान से समझते जाइएगा कि उनकी ऊंचाई जो हो रही है वो कम हो रही है, उसका रेट या उसकी दर कितनी होगी, उसकी हम दर निकालते हैं। तो देखिए पहले उनकी ऊंचाई है h और वहां पर ये कितने, तो ये 6 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। देखिए ये बात आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन को में समझ में आनी चाहिए, तभी जाके इस प्रश्न को आप आगे हल कर पाओगे। क्या लिखा हुआ है कि जो मोमबत्ती है वो 6 घंटे में पूरी जल जाती। तो देखिए थोड़ा सा इनका बीच में रिलेशनशिप थोड़ा सा उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, क्योंकि अगर आपने मोमबत्ती को जलाया है, आप ज्यादा समय दे रहे हो तो हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये है उसके कम होने की, ऊंचाई के कम होने की दर। अब जबकि दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई में कम होने की दर हम कितनी मान लेते हैं, तो वो h/4 हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि ऐसा कौन सा समय, तो हमने जलाने के t समय के बाद, माना कि हमने कौन सा समय मान लिया, हमने t समय के बाद। तो मान लिया कि जलाने के t समय के बाद दोनों की जो ऊंचाइयों का आपस में जो अनुपात है वो गिवन अनुपात 2:1 हो जाता है। इसका मतलब इसने भी t समय तक जला होगा और इसने भी t समय तक जला होगा, तो इतनी दोनों की ऊंचाइयां क्या हो चुकी होगी, अब ये ऊंचाइयां, इतनी दोनों की ऊंचाई क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। आई होप अब चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ऊंचाई किस तरीके से कम हुई, ठीक है। चलिए अब पहली मोमबत्ती के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहली मोमबत्ती की जो ऊंचाई है अब बेसिकली कितनी बची, ठीक है। अब कितनी बची, तो पहली ऊंचाई थी h, जब t घंटे तक जला दिया उसको तो t इंटू h इंटू t डिवाइड बाय 6, इतनी ऊंचाई तो कम हो चुकी होगी, ठीक है। अब जबकि दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी कम हो चुकी होगी, तो दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई पहले h थी, अब h मल्टीप्लाई बाय t डिवाइड बाय 4, इतनी ऊंचाई क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम लोगों से प्रश्न में ये बोला है कि दोनों का रेशो जो है वो कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो चलिए बस कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, अब इसे रेशो में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, मतलब बटे में लिख लेते हैं। चलिए अब यहां से इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम यहां से h कॉमन ले सकते हैं और h कॉमन, नीचे ऊपर से h कॉमन, नीचे से h कॉमन, दोनों के h आराम से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस t/6 और यहां पर क्या बचेगा, 1 माइनस t/4 इंटू 2/1। चलिए अब इसको यहां पर हम इस सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 माइनस t और यहाँ पर एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4t डिवाइड बाय 4 और 2 रेशो 1 चल रहा है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से चीजें अब समझते जाइएगा, 60/6। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 माइनस t। देखिए कुछ स्टूडेंट चाहे तो यहाँ से भी सीधे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए ये बस ये करने के तरीके हैं, बस अब आप अपने जो आपको तरीका सबसे अच्छा लगता है उस तरीके से कीजिए। चलिए इसे काटते हैं तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 6 माइनस टी और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करके फिर इधर पहुंचाएंगे, 4 तिया 12 माइनस 3t, ठीक है। अब t वाले को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 2t बच जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा 6। तो t की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 घंटे। इसका मतलब ये है कि मोमबत्ती को जलाने के 3 घंटे बाद उनकी ऊंचाइयों के बीच का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। अब आई होप तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस करना है। जब भी इस तरीके से मोमबत्ती वाले क्वेश्चंस आए तब आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये वाले कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता होगा तब तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक और प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, ठीक है।
और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तब दक्षिणी गोलार्ध में भूमि, ठीक है, ये भूमि है, भूमि और जल का अनुपात कितना होगा यह हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि पूरी पृथ्वी की बात की गई है, तो भूमि और जल का अनुपात पूरी पृथ्वी पर कितना है, तो वो 1:2 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भूमि की पृथ्वी पर कितनी है, तो हम उसे x में, तो कितना हो जाएगा, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1x, और टोटल जल कितना है, तो टोटल जल जो है वो 2x हो जाएगा। इस तरीके से टोटल अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो 1x + 2x इज इक्वल टू 3x। देखिए ये चीज आप मेंटली भी, आप मन में भी रख के कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें ये तो पता चल गया कि ये टोटल वॉल्यूम निकाल लिया हम लोगों ने। इसका मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी पर सब कुछ जो है भूमि और जल वो 3x में ही बसे हुए हैं, जिसमें से 1x भूमि का हिस्सा है और 2x जल का हिस्सा है। यहां तक हम लोगों को बात क्लियर हुई, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए प्रश्न को। जैसे ये हम एक पृथ्वी बनाते हैं, तो इस पृथ्वी में टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल क्वांटिटी, टोटल वॉल्यूम है 3x। अब यहां पर क्या है कि यहां से एक लाइन, तो ऊपर वाले को हमने बोल दिया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए पूरी पृथ्वी की बात अगर की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी पृथ्वी पर तो टोटल जो वॉल्यूम है वो 3x है। इसका मतलब इस आधे पृथ्वी के इस आधे गोले को, अर्धगोले का मतलब है पृथ्वी के ऊपर का आधे गोले के अंदर कितना हिस्सा होगा, तो 3x/2 हिस्सा होगा, और नीचे वाले गोले पर भी कितना होगा, तो वो 3x/2 होगा। आई होप अब ये चीजें समझ में आ रही होगी किस तरीके से आधा आधा हो गया, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो 3x है, तो आधी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास होगी और आधा सदर्न हेमिस्फीयर के पास होगी। ओके, चलिए अब हम लोगों को प्रश्न में क्या बोला है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास हमें ये पता है कि लैंड और भूमि के बीच का रेशो कितना है, तो ये कितना है 2:3। तो क्या हम यहाँ पर भूमि निकाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2/5, और टोटल कितनी है यहाँ पर, टोटल क्वांटिटी, टोटल वॉल्यूम, तो वो है 3x/5। आई होप चीजें आप लोगों को, 3x/2, ठीक है। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3x/5। तो ये हमने निकाल ली क्वांटिटी कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में इतनी भूमि है। अब उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल बस इसी तरीके से 3/5। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से, ये 3 लिया और टोटल इसके बटे में, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो वो है 3x/2, यानी कितना हो जाएगा 9x/2, ठीक है, 9x/10, सॉरी, नीचे का मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब ये चीज तो हम लोगों को पता चल गई कि उत्तरी गोलार्ध में इतनी भूमि है और उत्तरी गोलार्ध में इतना जल है। तो बचा हुआ, अब दक्षिणी गोलार्ध की भूमि हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल भूमि कितनी है, तो टोटल भूमि तो हमें अब शुरुआत में ही पता है, पूरी पृथ्वी पर भूमि कितनी है, तो वो x है, ठीक है। जिसमें से अगर इतनी भूमि कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध पर है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इतनी इसमें से घटा दूं तो बची हुई दक्षिणी गोलार्ध की नहीं आ जाएगी। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। अब तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2x/5। जबकि अगर हम जल का रेशो निकालते हैं कि जल कितना होगा, तो पूरी पृथ्वी पर जल कितना है 2x, और उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न पे कितना है, तो नॉर्दर्न पे है 9x/10। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 में से 11 जाएंगे तो 11x/5। अब आई होप ये चीजें आप लोगों को इजीली क्लियर हुई होगी, समझ में आ रही होगी। ओह सॉरी, यहाँ पर क्या है कि नीचे 10 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को तो चूंकि इनका रेशो पूछा है, तो रेशो पूछा है तो बस कुछ नहीं करना है, इन्हें अब हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2x/5 डिवाइड बाय 11x/10। चाहे तो आप इसे यहीं से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, या चाहे तो आप नीचे वाले को ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/11। इसका मतलब आंसर हमारे पास आ जाएगा 4:11। इसका मतलब यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पानी, भूमि और जल का अनुपात कितना है, तो वो है 11:4।
आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ टफ और एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस को देखे। आई होप तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर हमारे चैनल एग्जाम कौशल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।